हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी फर्स्ट पोएम करेंगे डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ फेमस पोइट। बहुत अच्छे पोइट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं, जिनकी पोएम का कलेक्शन जो सीनियर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है बहुत छोटी पोएम है बट सिंबॉलिकल पोएम है। यह जो पोएम है इसमें एक छोटी सी घटना के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एक वृक्ष हेमलॉक ट्री, जो मीन्स हेमलॉक का क्या है, धतूरे का वृक्ष, उसके नीचे बैठा है। उसके ऊपर कौवा जो आकर बैठता है, कौवे के बैठने से जो स्नो है उसके ऊपर आकर गिरती है, तो जिसके कारण पोइट का मूड चेंज हो जाता है। यहाँ मूड चेंज हो जाता है। यहाँ पोइट ने इस पोएम में एक तो क्रो, आम तौर पर जो हमारी लैंग्वेज है, क्रो एक अच्छा पक्षी नहीं माना जाता, एक बुराई का प्रतीक माना जाता है, जिससे हमारे दिमाग में बुरे बुरे विचार आते हैं। अक्सर जो पोइट हैं वो अच्छे बर्ड्स को यूज़ करते हैं पोएम्स में, उनकी ब्यूटी के लिए, स्वीट सॉन्ग के लिए, जैसे नाइटेंगल, कुकूज, रोबिन, स्वैंस, इनको अक्सर पोएम्स में यूज़ करते हैं। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ क्रो और हेमलॉक, जो धतूरे का वृक्ष होता है, जो बहुत कड़वा होता है, जहरीला वृक्ष होता है, उसको यूज़ करता है। तो वो क्यों यहाँ यूज़ करता है? यहाँ एक डीप सिंबॉलिकल मीनिंग लेकर वो छोटे से इंसिडेंट जो नेचर का है वो यहाँ दिखाता है कि कोई भी किसी तरह से अपना इसका मीनिंग निकाल सकता है कि नेचर हमारे लिए फ्रेंड भी हो सकती है, एनिमी भी हो सकती है। और एक मिंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये जो पोएम है यूज़ की गई है। हेमलॉक जो ट्री यहाँ यूज़ हुआ है वो पॉइजनस ट्री होता है, और यहाँ जो पोइट है वो चाहता है कि सैडनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, स्टिलनेस का, स्थिरता का क्रिएट करे, इसीलिए उसने हेमलॉक ट्री का यूज़ किया है। यहाँ हेमलॉक ट्री जो रिप्रेजेंट है सोरो को, जो हेमलॉक है वो उदासी को यहाँ शो करता है, और डेथ, और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो डेथ को शो करता है। और स्नो जो हिलती है उससे यानी कि हम दोबारा, उसका जो दिमाग है, मूड है, विचार चेंज होते हैं, तो वो रीन्यूड लाइफ के बारे में बताता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। शुक डाउन, शुक डाउन मीन्स जर्क्ड एंड कास्ट ऑफ, कि एकदम झटका देकर गिरा देना। डस्ट ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे बर्फ़ के कण। हेमलॉक मैंने पहले ही बताया कि धतूरे का वृक्ष है। कवि यहाँ क्या कहना चाहता है? यहाँ कवि कहता है कि वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है, एक कौवा आता है और वो उसके ऊपर, जैसे ही उस वृक्ष के ऊपर बैठता है तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो एकदम कौवे के बैठने से हिल जाती है और पोइट के ऊपर आकर गिरती है। द पोइट सेज that he was standing beneath a hemlock tree. A crow shook off the dust of snow from a hemlock tree. When the dust fell on the poet, a sudden changes came into the mind. It ended all regret that had filled his mind. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब पोइट यहाँ क्या कहना चाहता है? हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, कि जो बर्फ़ के कण नीचे गिरते हैं, उसके ऊपर गिरते हैं, उससे उसके मन में जो उदासी का भाव चल रहा था एकदम अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। और उसका जो दिन का हिस्सा था खराब होने से, जो बिल्कुल उदासी पूर्वक दिन बिताने से, उसका ये जो समय था बच जाता है कौवे के कारण। और वो यहाँ क्या कहना चाहता है कि यहाँ उसने अपने मन की अवस्था को यहाँ बयान किया है। उसने यहाँ क्या बताया कि एक सिंबल लिया है अपने सैडनेस को शो करने के लिए, किस प्रकार हेमलॉक ट्री के वो नीचे बैठा है, उसके जो विचार हैं वो किस प्रकार चेंज होते हैं, वो भी बर्फ़ के कण गिरने के कारण। और जैसे ही कौवे के
हिलाने से, क्रॉस शेकिंग, वो एक सिंबल है किसका, अवेकनिंग दैट द पोइट्स माइंड, कि उसके दिमाग को दोबारा जागृत करने का, और जिसके कारण उसका दिन जो था खराब होने से बच जाता है। और यहाँ वो क्या बताता है, एवरी वर्ड ऑफ द शॉर्ट पोइम इज़ लोडेड विद डीप सिम्बोलिज्म एंड सिग्निफिकेंस, कि यहाँ एक एक वर्ड जो पोएम का है वो बहुत ज़्यादा गहरा प्रतीक और महत्व से भरा हुआ है। कहने का मतलब ये कि वो उदास बैठा है, वो भी एक हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री कौन सा है, जहरीला पॉइजनस ट्री है, और उसके नीचे जब बैठा है तो वो क्या है, उसके विचार भी बहुत बुरे बुरे, उसे दिमाग में उदासी छाई हुई है। और जैसे ही कौवा आता है, कौवा भी क्या है, बुराई का प्रतीक, और जैसे ही वो वृक्ष के ऊपर आकर बैठता वो बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ के गिरने से पोइट का माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है, और पोइट का जो माइंड उदासी से भरा हुआ था, शोरों से भरा हुआ था, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, और वो क्या कहता है कि मेरा दिन खराब होने से बच गया। तो बच्चों यहाँ जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो देखो एक बार, जो क्रो मी, इसको देखो, अगर हम क्रो को हम क्या लें, ए लें, मी अलग है तो इसको हम क्या लेंगे, क्रो को हम क्या लें, क्रो को हम ए लिखें। जो लास्ट वाले वर्ड हैं उनकी आवाज़ देखो, क्रो मी से मिलता नहीं है तो मी को हम क्या लें, बी। क्रो स्नो, इनकी आवाज़ सेम आ रही है तो इसको हम क्या लेंगे, स्नो को ए। मी ट्री, इसको क्या हम लेंगे, बी। हार्ट, अब ये 4 लाइन का हमारा पैसेज है, आगे हार्ट को हम क्या लिखेंगे, ए। मूड हार्ट से चेंज है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी। पार्ट क्या है, हार्ट पार्ट, तो ये हार्ट से मिलता है। और आगे र्यूड दे रखा है, र्यूड को हम क्या लिखेंगे, बी। तो र्यूड भी क्या होगा, बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बन गई इसकी, ए बी, ए बी। हमारी राइमिंग स्कीम क्या बन गई, ए बी, ए बी। तो फर्स्ट पैसेज की, सेकंड की भी क्या बन गई, ए बी, ए बी। यहाँ इन्होंने, वैसे तो र्योन्ड होता है, र्योन्ड मीन्स क्या होता है, खराब होना या नष्ट होना, तो यहाँ उसने क्या लिया, आर यू ई डी, ये वर्ड लिया, इसको उसने राइमिंग में चेंज करने के लिए, क्योंकि र्यूड मूड ये वर्ड एक जैसे हैं, अगर हम इन दोनों को मैच करें तो मैचिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए उसने राइमिंग बनाने के लिए र्यूड ले लिया। र्यूड का मीनिंग भी यहाँ क्या है, र्योन, जो जिसका मीनिंग होता है खराब होना। तो हमारा इसका यहाँ क्या बन गया, क्रो, अगर राइमिंग वर्ड हो, क्रो स्नो, मी ट्री, हार्ट पार्ट, मूड र्यूड, ये तो हमारे आगे राइमिंग वर्ड। और अगर राइमिंग स्कीम जो आ जाए तो वो मैंने पहले ही बताई है, राइमिंग स्कीम हमारी क्या होगी, ए बी ए बी, ए बी ए बी, या ए बी सी डी, ये हमारी राइमिंग है। ये अगर हम अलग अलग पैसेज की लें तो ए बी, अगर हमारी पोइम की इकट्ठी लें तो ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।